एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है सासू माँ आपकी बेटी तो लेन देन की भूखी है। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। भावना की ट्रेन तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। पीछे छूटते जा रहे थे खेत खलिहान, नदी नाले और ताल तलैया। मन अंदर से गुदगुदा रहा था क्योंकि वह बच्चों के साथ 2 वर्षों के बाद अपने मायके जा रही है, अपने भाई अक्षत की कलाई पर राखी बांधने। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ उसका मन भी पिछली यादों में उलझ गया। एक समय था जब वह महीनों पहले से रक्षाबंधन की प्रतीक्षा बहुत बेकरारी से किया करती थी। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। भाई के जन्म के पहले न जाने कितने रक्षाबंधन बिना किसी की कलाई पर राखी बांधे ही बीते थे, क्योंकि अक्षत भावना से 12 साल छोटा था। बड़ी बहन होने के नाते उसने अक्षत को बेटे की तरह गोद में खिलाया था। शादी के बाद शुरू के 4-5 वर्षों तक, जब तक उसके बच्चे छोटे रहे, वह बहुत ही चाव से रक्षाबंधन पर माँ बाबूजी के निमंत्रण पर मायके जाती रही। भाई के विवाह के बाद बड़ा पहला रक्षाबंधन भावना को अच्छी तरह से याद है। पति दिवाकर ने कितना मना किया था। देखो, अब अक्षत का विवाह हो गया है। एक बहू के आने के बाद तुम्हारा वहाँ पुराना राजपाट गया समझो। अब किसी के ऊपर तुम्हारा पुराना दबदबा नहीं चलने वाला। अब तो बस साल भर में महज एक मेहमान की तरह कुछ दिन ही मायके में जाया करो। वह भी तब जब भाभी तुम्हें खुद निमंत्रण भेजे। लेकिन काश तब उसने पति की बात को खिल्ली में न उड़ाकर गंभीरता से लिया होता, तो ननद व भाई भाभी के नाजुक रिश्ते में दिल को छलनी कर देने वाली वह दरार न पड़ती। हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी माँ बाबूजी का दुलार भरा एक फ़ोन आया था, जिसमें उन्होंने उसे रक्षाबंधन पर बुलाया था। भाभी के सामने पहले रक्षाबंधन पर जा रही थी। यह सोचकर उसने पहले बजट से कहीं ज़्यादा खर्च भाई के लिए किया। महंगी पैंट शर्ट और भाभी के लिए बहुत बढ़िया खालिस सिल्क की साड़ी, मोतियों का सुंदर जड़ाऊ सेट खरीदा। मायके पहुँचते ही माँ बाबूजी व भाई ने हमेशा की तरह ही पुलकित भाव से दोनों बच्चों का सत्कार किया। लेकिन जिस चेहरे को अपने स्नेह दुलार ममता के रेशमी जाल में हमेशा के लिए जकड़ने आई थी, ननंद भाभी के रिश्ते को नया रूप देने आई थी, पर घर पहुंचने के घंटे बाद तक भावना को वह चेहरा नजर ही नहीं आ पाया। वह अपनी उत्सुकता को और न दबा पाते हुए झट से भाई से बोल पड़ी, अरे अक्षत, तेरी बहू नहीं दिखाई दे रही। इस बार तो मैं उसी से मिलने और दोस्ती करने आई हूँ, वरना तेरे जीजाजी तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। ड्राइंग रूम में बैठे लोग बातें कर रहे थे कि भावना अपनी आदत अनुसार धड़धड़ाती हुई नई बहू के शयन कक्ष में बिना खटखटाए ही घुस गई। बहू के खूबसूरत चेहरे को देखते ही भावना ने झट से उसे बाहों में भर लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर भाभी के चेहरे पर उभरे भावों को देखकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह यह कहकर कमरे से बाहर आ गई कि वाणी, जल्द से बाहर आ जाओ, मैं तुमसे बातें करने को बुरी तरह से झटपटा रही हूँ। थकान को अपनों के बीच बैठ माँ के हाथों की बनी चाय, मसाले वाली सौंधी सौंधी महक वाली चाय के घूंटों से मिटाने का प्रयत्न कर रही थी। साथ ही साथ उसकी नज़रें नई बहू से मिलने व बतियाने की ख्वाहिश में बार बार दरवाजे पर झूलते पर्दे की ओर खिंच जाती थी। लेकिन पौना घंटा बीतने के पर भी वाणी कमरे से बाहर नहीं आई। अक्षत भी बीच में उठकर शायद वाणी को ही बुलाने चला गया था, लेकिन वह भी इस बार तनिक असहज मुद्रा में ही वापस लौटा था। तकरीबन 1 घंटे बाद वाणी अपने कमरे से बाहर आई थी, पूरी तरह से सज धज कर। साड़ी से मेल खाती चूड़ियाँ, बिंदी, यहाँ तक कि गले और कान के गहने भी उसकी साड़ी से मेल खा रहे थे, जिन्हें देखकर बिना सोचे समझे भावना यह पूछने की गलती कर बैठी, यह क्या वाणी, कहीं जा रही हो क्या, जो इस तरह से तैयार होकर आई हो। वाणी ने कोई जवाब नहीं दिया, मुंह चिढ़ा लिया। तो भाई अक्षत बोला, अरे दीदी, इसकी कुछ न पूछो, आधा दिन तो इसका मेकअप करने में ड्रेसिंग टेबल के सामने ही गुजर जाता है। उसने साफ देखा। भाई के यूँ बोलने से वाणी का चेहरा गुस्से से तन गया था और किंचित रोष से भरकर उसने अत्यंत तल्ख व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया था, बचपन से हमारी माँ ने हमें यही आदत डाली है कि ड्राइंग रूम में बिना सलीके से तैयार हुए कभी कदम भी मत रखना। हमारे यहाँ तो काफ़ी ऊंचे तबके के लोगों का उठना बैठना रहता है। अब इतनी ऊंची ऊंची हस्तियों के सामने यूं लल्लुओं की तरह तो नहीं जा सकते ना। यह कहते हुए बरबस ही उसकी निगाह भावना के रेल सफ़र के दौरान हुए
धूल धुरसित कपड़ों पर पड़ गई। वाणी ने बहुत ही तिरस्कृत भाव से भावना के कपड़ों को देखा। भावना असहज हो गई। उसे आज तक याद है, अगले ही दिन भाई के ऑफिस चले जाने के बाद वह भाभी से बातचीत करने के उद्देश्य से उसके कमरे में जा बैठी। वाणी अपने शोध प्रबंध लिखने के लिए पढ़ने में तल्लीन थी। उसने भाभी से बातचीत शुरू करने का प्रयास ही किया था, लेकिन वाणी की उदासीनता हाँ हूँ ने उसे आखिरकार लौट आने को विवश कर दिया। दिन ढले तकरीबन 4 बजे। वाणी के सोकर उठने के बाद वह फिर से बोली, वाणी फ्रेश होकर बाहर ही आ जाओ। पर वाणी की रोबीली और दो टूक बातें सुनकर माँ बेटी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। भावना को पहली बार में एहसास हुआ कि वाणी की हर बात से उच्च अभिजात्य परिवार के होने के दम झलकती रहती है। विवाह के इतने महीने गुजर जाने के बाद तक भी उसने रसोई में कदम भी नहीं रखा था। माँ ने ही भावना को बताया था कि उसकी रसोई के प्रति इस उदासीनता को देखते हुए घर के किसी भी सदस्य ने उसे आज तक एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि तीनों वक्त माँ उन सबको एक साथ खाने की मेज पर बैठाकर बहुत लाड से गर्म खाना खिलाया करती है और अपनी इकलौती बहू को तो खिलाते वक्त उनके चेहरे से लाड टपकता रहता है। वाणी की रसोई में न जाने की अनिच्छा भांप कर माँ खुद ही अपने लिए फुलके सेंक लिया करती थी, पर फिर भी वाणी के प्रति उनके लाड़ प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई थी। उन सभी का यह मानना था कि नितांत अनजाने घर अनजाने परिवेश से आई एक लड़की को ससुराल के नए परिवेश में रहन सहन आचार विचार अपनाने में बहुत वक्त लगा करता है। इसलिए वे सब यानी कि भावना और माँ अत्यंत धैर्य से वाणी के मन को अपने निश्चल निस्वार्थ प्रेम से अपने परिवार का एक अंतरंग सदस्य बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी वे वाणी को उसके मौन कवच से बाहर निकाल पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। उन्हीं दिनों घर की आया कुछ दिनों तक नहीं आई थी। भावना ने और माँ ने ही मिलकर घर के सभी काम किए थे। वाणी के कमरे का झाड़ू पोछा व सफाई भी भावना ही किया करती थी। वाणी और भाई के कपड़े भी घर भर के कपड़ों के साथ भावना ने ही धोए थे। सुबह शाम की चाय वाणी के कमरे तक पहुंचाना भी भावना ने अपने काम में शुमार कर लिया था। सारा वक्त उसे गंभीरता पूर्वक अपना शोध प्रबंध लिखने में व्यस्त देख भावना करीने से उसकी थाली सजाकर उसके कमरे में उसे गर्मा गर्म फुलके खिलाया करती थी। लेकिन न जाने वह लड़की किस मिट्टी की बनी थी। इन सब अपनत्व ममता भरे हाव भावों के बावजूद वाणी से इस लगाव की भाषा को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन वाणी के कमरे की सफाई करते समय भावना की नज़र उसके गले में पड़ी एक सुंदर नाजुक चेन पर पड़ी और वह बोल पड़ी, वाणी यह चैन कब बनवाई तुमने? इसकी गठन तो बहुत बारीक और सुंदर है। वह झट से बोल पड़ी, यह चैन तो मेरी मौसी का उपहार है, जिसे देते समय उन्होंने कहा था कि यह चैन तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। वाणी ने किसी काम से अपनी अलमारी खोली और भावना की नज़र उसकी एक बहुमूल्य आकर्षक साड़ी पर पड़ गई। उसके मुंह से हठात ही निकल गया, तुम्हारी यह साड़ी भी विदेशी लगती है। यह तो न तो यह कपड़ा मिलने वाला है और न ही यह अद्भुत रंग संयोजन। भावना की इस टिप्पणी पर वाणी ने कहा था, दीदी यह विशुद्ध मलमल सिल्क की है। यह मेरी भाभी ने शादी के तोहफे के रूप में दी थी, यह कहते हुए कि इन्हें कभी किसी भी हालात में किसी को भी भेंट में न देना, कोई मांगे तो भी नहीं। वाणी की बातों को सुनकर इस बार भावना के मन में जोरों की घंटी बज उठी थी। क्या यह कहीं वाणी अपनी चीज़ों की प्रशंसा को मेरी अप्रत्यक्ष फरमाइश तो नहीं समझ रही? वाणी की इन टिप्पणियों को सुनकर भावना दिन भर इसी उधेड़बुन में खोई रही। वह अपने उच्च परिवार की उच्च शिक्षित लड़की और इतनी रुग्ण मानसिकता, भाई के लिए मन में पीड़ा से भर आया कि वह जीवन को ताउम्र कैसे निभाएगा। इन कुछ ही दिनों में भावना ने वाणी का स्वभाव अच्छी तरह से परख लिया था और कहा था कि वाणी के साथ निभाने की भरसक कोशिश भाई को ही करनी होगी। अत्यंत धैर्य व सहिष्णुता के साथ उसने उसका मन जीतने की प्रयास करने होंगे। माँ को भी उसने यह बात भली भांति समझा दी थी। आखिर रक्षाबंधन का दिन आ ही गया। बड़े लाड से उसने भाई की कलाई पर सुंदर राखी बांध असीम स्नेह भाव से उसके माथे पर तिलक किया। वाणी की चूड़ी में भी सुंदर सा रेशमी जरी का काम किया हुआ लुम्बा बांध उसके माथे पर भी तिलक लगाया। सदा की भांति भाई ने राखी बंधवाई थी। एक सुंदर सी बहुमूल्य साड़ी उसे भेंट में दी। भावना ने भी भैया भाभी को अपने तोहफे देने का यही सही मौका समझा। अपने लाए उपहार दोनों को थमा दिए। भाई तो खैर सदा से ही उसके तोहफे बड़ी खुशी से स्वीकार करता आया था। शादी से पहले तो वह बहन से अपनी मनपसंद चीज़ मांग लिया करता था, लेकिन न जाने क्यों मोतियों का इतना सुंदर जड़ाऊ सेट पाकर भी वाणी खुश होने के बदले न जाने किस सोच में डूबी थी। उसको खुश न देखकर भावना पूछ बैठी, क्या हुआ वाणी, क्या यह सेट पसंद नहीं आया?
आजकल तो इसका बहुत फैशन है। वाणी के जवाब ने सभी को अचंभित कर दिया। दीदी, रक्षाबंधन पर तो हमारा आपको उपहार देना जचता है। यूँ मुझे इतना कीमती तोहफा देकर तो आप भाई के सिर पर अपना बोझ लाद रही हो। अब आप हुई हमारी ननंद, आपके उपहार के बदले तो हमें 4 गुना देना पड़ेगा। आप हमारे लिए इतने महंगे तोहफे उपहार ना ही लाया करो तो ही अच्छा रहेगा। फिर अक्षत की ओर देखकर वह बोली, देखो जी, ननंद रानी को देने में जरा भी कोताही मत बरतना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई यह कहे कि भाभी ने आकर भाई को पट्टी पढ़ा दी। मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है, अपनी बहन को जो चाहो दो। मैं कभी तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगी। बहन का तो बस एक ही रिश्ता होता है, भाई से, और वह है लेने का। सहज स्नेह के प्रतीक उन उपहारों के बदले इतनी कड़ी आलोचना सुननी पड़ेगी, यह भावना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए वह खड़े माँ, बाबूजी, भाई सभी के सभी हतप्रभ रह गई। उसी दिन शाम को घर वापस लौटने के लिए उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। भाई के कमरे के सामने से गुजरते हुए अनायास ही वाणी के कठोर शब्द कानों में पड़े थे, क्यों जी, यह दीदी क्या हमेशा ही इतने महंगे उपहार दे देकर जाती हैं? फिर तो वापसी में इन्हें भी इतने ही महंगे उपहार देने की आफत होगी। देखो जी, एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं अपने मायके से लाई हुई चीज़ों में से एक तिनका भी नहीं देने वाली। इनको जो कुछ भी लेना देना हो उसे तुम्हें अपनी तनख्वाह से ही देना होगा। तभी अक्षत के तीखे स्वर कानों में पड़े थे। यह क्या, तुम दीदी के लाड़ प्यार को लेन देन की तराजू में तोलने लगी? इस घर में आज तक तो हमने दीदी के इतने प्यार भरे तोहफों को कभी इस दृष्टिकोण से नहीं देखा कि इन्हें देकर दीदी ने अपना बोझ हम पर लाद दिया। स्नेह भरे इन तोहफों में लिपटी अपनत्व और प्यार की खुशबू भी पहचानना सीखो। इनसे जुड़ी उनके निश्चल प्यार की अनमोल भावनाओं को पहचानना सीखो। लेन देन में मिलने वाली बेहिसाब खुशियों की सुखद अनुभूति की पहचान करना सीखो। नहीं तो जीवन भर बस उसकी कीमत के जोड़ घटाव में ही अपना समय जाया करती रह जाओगी। भाई के मुंह से अपनी ममता का सही मोल आंके जाने के सुखद एहसास ने भाभी के कड़वे शब्दों से उमड़ आए आंखों के आंसुओं को भीतर ही भीतर सुखा डाला था। भाई के विवाह के बाद पड़े पहले रक्षाबंधन की कटु यादें उसकी स्मृति में हमेशा ही जीवन के कड़वे अनुभवों में याद शायद सदैव सबसे ऊपर दर्ज रहेंगी। इस बार करीब 2 वर्षों की लंबी अवधि बीत जाने पर भाई के साथ भाभी के न्योते का भी मनुहार भरा फोन आया तो भावना का मन रक्षाबंधन का त्योहार वहीं मनाने के लिए मचल उठा। इसलिए 2 दिनों के संक्षिप्त प्रवास की तैयारी कर वह भाई के घर पहुंच गई थी। वे 2 दिन कितनी जल्दी बीत गए थे, वाणी को पता भी न चला था। हाँ, इस बार यह जरूर गनीमत रही कि संक्षिप्त मायके के प्रवास से वह किसी खास अप्रिय कड़वे अनुभव की सौगात साथ नहीं लाई। हमेशा की तरह भाई के लिए उसने एक सुंदर सा स्वेटर खरीदा था, लेकिन पिछली बार के कटु अनुभव से सबक सीख उसने वाणी के लिए कोई भी उपहार महंगा सस्ता नहीं खरीदा। रक्षाबंधन वाले दिन भाई और भाभी की राखी बांध भाभी को उपहार स्वरूप उसने एक सुंदर और काफ़ी कम कीमत का हल्का सा चांदी का सेट उपहार में दिया था। माँ इस बार घर पर नहीं थी, सो चलते वक्त भाभी ने उसे एक सोने की गिन्नी थमा दी, यह कहते हुए कि इस बार आप 2 साल बाद आई हो। जाते वक्त माँ जी यह गिन्नी मुझे आपको देने के लिए कह गई थी। वाणी से विदा लेते वक्त उसके द्वारा भेंट स्वरूप दी गई गिन्नी वाणी की मुट्ठी में भावना ने होले से सरका दी, यह कहते हुए, भाभी आजकल हम ज़रा तंगी में चल रहे हैं तो कोई खास उपहार आपके लिए नहीं जुटा पाई। मेरी तरफ से यही रखो, मेरी प्यार भरी सौगात समझकर। 2 दिनों के संक्षिप्त प्रवास की यादों में डूबते उभरते वापसी की यात्रा आंखों ही आंखों में कट गई। तभी शाम को फ़ोन की घंटी घनघनाई थी और फ़ोन पर वाणी की आवाज़ ने भावना को आश्चर्य के सुखद एहसास से चौंका दिया था। दीदी ठीक ठाक पहुंच गई ना? इस बार तो आपका आना ना के बराबर ही रहा। कहीं मायके में भी बस 2 दिन के लिए आया जाता है। अब दशहरे पर आपको जीजा जी के साथ यहाँ आना है। दीदी प्लीज़ वादा करिए कि आप ज़रूर आएंगी। बोलो ना दीदी, आएंगी ना? भावना भावुक होते हुए बोल पड़ी, हाँ री, तू इतने प्यार से बुलाए और मैं न आऊँ, यह भी कभी हो सकता है। बाकी अब की बार दशहरे की छुट्टियों में हम ज़रूर आएंगे। ठूंठ से सूखे एक नए रिश्ते को अपनी ममता के धूप पानी से सींच और बदले में उसे अपनत्व की हरियाली से हरा भरा देख भावना खोया हुआ विश्वास एक बार फिर से निस्वार्थ भाव से लहलहा उठा। अब भावना को समझ आ चुका था कि मायके में महीने भर के लिए नहीं, डेरा नहीं डालना, जाना है सिर्फ मेहमान की तरह, वह भी भाभी बुलाए तब। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने अनुभव
कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।